कहानी की शुरुआत होती है हवाई से, जहां एक आदमी घबराया हुआ इधर उधर देखता है। वो धीरे धीरे एक मेल बॉक्स की तरफ बढ़ता है, जैसे उसे किसी से खतरा हो। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर कदम रखता है, एक नीली वैन आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। सीन बदलता है। मरीन ऑफिसर जेम्स अपने कैडेट्स को पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। एक एक करके सब ऊपर आ जाते हैं। जेम्स साफ तौर पर नाराज होता है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है। उसे एक लाश दिखाई जाती है और पता चलता है कि वो उसका पिता वॉल्टर है। पुलिस इसे हिट एंड रन मान चुकी है। जेम्स घर लौटता है और खाना बनाते हुए अपनी पत्नी से बस इतना कहता है, वॉल्टर मर गया। दूसरी तरफ उसका भाई जॉनी, जो एक डिटेक्टिव है, अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के साथ बहस कर रहा होता है। आज उसका बर्थडे है और जॉनी भूल चुका है। वो उसे छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त जॉनी को फोन आता है, उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। तभी बाथरूम में दो आदमी उसके पीछे आ जाते हैं और उसके गले पर चाकू रख देते हैं। वे पूछते हैं उसके पिता ने जो पैकेज भेजा है वो कहाँ है। जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और अगले ही पल फाइट शुरू हो जाती है। वो अकेले ही दोनों को संभाल लेता है। एक और आदमी बंदूक लेकर आता है, लेकिन जॉनी उसे भी खत्म कर देता है। सब कुछ उसके लिए नॉर्मल ही लग रहा होता है, जब तक कि कोई उसकी माँ की याद से जुड़ी चीज को गिरा नहीं देता। बस यहीं से वो पूरी तरह बदल जाता है और फिर किसी को नहीं छोड़ता। फाइट खत्म होने के बाद जॉनी चुपचाप बैठा होता है और तभी फैसला करता है वो हवाई जाएगा। हवाई में वॉल्टर का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वहाँ सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गैंग्स के लोग भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वॉल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसका कनेक्शन इन सब से था। जेम्स को लगता है कि जॉनी नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है। दोनों भाइयों के मिलते ही माहौल अजीब हो जाता है। बातचीत जल्दी ही तानों में बदल जाती है। पुरानी बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है। बाद में घर पर बैठकर जॉनी साफ कहता है वो यहाँ वॉल्टर के लिए नहीं आया है। वो ये जानना चाहता है कि उसकी मौत कैसे हुई। वो बताता है कि याकुजा उसके पीछे पड़े हैं और उस पर हमला भी कर चुके हैं। जेम्स को ये सब पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से जॉनी सिर्फ परेशानी लेकर आता है। दोनों के बीच बहस होती है और जॉनी वहाँ से चला जाता है। वो एक बार में पहुँचता है। वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था और फिर बताता है कि मिस्टर के उससे मिलना चाहता है। जॉनी मना कर देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो सीधे मिस्टर के सामने होता है। मिस्टर के उसे याद दिलाता है कि उसने उसके लोगों को काफी नुकसान पहुँचाया है। जॉनी सीधे पूछता है, क्या उसने उसकी माँ को मारा? मिस्टर के जवाब देता है, शायद, और यहीं से मामला और गहरा हो जाता है। फिर वो साफ चेतावनी देता है, हवाई छोड़कर चला जा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जॉनी जवाब देता है, मैं यहीं का हूँ। मिस्टर के शांत तरीके से कहता है, अब नहीं। इसके बाद वो जॉनी की गर्दन पर अपना निशान बना देता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, उसके बाद तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। अगले सीन में जॉनी बीच पर होश में आता है। उधर जेम्स डिटेक्टिव रेनट से मिलता है। वो अपने पिता की रिपोर्ट देखना चाहता है, लेकिन रेनट कहता है कुछ नहीं मिलेगा। जिस इलाके में वॉल्टर मरा, वहाँ कोई पुलिस से बात नहीं करता। वो ये भी बताता है कि वहाँ का ट्रैफिक कैमरा काम नहीं कर रहा था और फिर चेतावनी देता है, अगर दोनों भाई इस केस में घुस गए तो वो किसी खतरनाक इंसान को छेड़ देंगे। जेम्स बस इतना कहता है, मैं खुद वही इंसान हूँ। जेम्स पुलिस स्टेशन से वॉल्टर का सामान लेता है। उसमें उसे एक कागज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। उधर जॉनी वॉल्टर के घर पहुंचता है, लेकिन अंदर किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। एक लड़का वहां कुछ ढूंढ रहा होता है। जॉनी को देखते ही वो भागता है, लेकिन जॉनी उसे पकड़ लेता है। उसका नाम पीका है। वो पहले वॉल्टर के लिए काम करता था, हैकिंग और फोन ईमेल ट्रैक करने जैसे काम। जॉनी पूछता है, आखिरी बार क्या काम दिया था? पीका बताता है, वॉल्टर ने उसे एक केटरिंग कंपनी में नौकरी करने को कहा था, लेकिन वजह नहीं बताई। जॉनी कहता है, अब से तुम मेरे साथ काम करोगे। उधर जेम्स को पता चलता है कि जिस जगह वॉल्टर मरा, उसके पास एक बार है जहां कैमरा लगा हुआ है। वो वहां जाकर फुटेज मांगता है, लेकिन उसे फुटेज देने से मना कर दिया जाता है। वो पैसे ऑफर करता है, फिर भी नहीं मानते। तब जेम्स कहता है, ये पैसे फुटेज के लिए नहीं, नुकसान के लिए हैं। इसी बीच जॉनी को वॉल्टर के घर में एक सर्फ बोर्ड के अंदर छिपा हुआ ब्लूप्रिंट मिलता है। सीन चेंज होता है। गवर्नर पीटर की रैली चल रही होती है। नैनी वहां उसकी असिस्टेंट है। जॉनी उसे कॉल करके बताता है कि उसे एक प्लान मिला है जिस पर सरकारी मोहर है। नैनी कहती है कि वो डेटाबेस में चेक कर सकती है, बस उसे उस पर लिखा 8 अंकों का नंबर चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है और जेम्स अंदर आता है। जॉनी पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स कहता है, वही जो तुम। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। नीली वैन पर नंबर प्लेट नहीं थी और ये साफ है कि ये हादसा नहीं था। अब दोनों समझ जाते हैं ये सीधा सीधा मर्डर है। जॉनी पीका से केटरिंग कंपनी के सारे इवेंट्स की लिस्ट निकालने को कहता है। दोनों भाई कार में बैठते हैं, अब भी बहस करते हुए, और निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक दूसरी कार उन्हें टक्कर मार देती है। हमलावर हवा में गोली चलाता है। जेम्स तुरंत जवाबी फायर करता है। जॉनी बाहर निकलकर कवर लेता है और फायर करता है। जेम्स अपनी कार की छत पर चढ़कर सीधे हमलावर की गाड़ी पर कूद जाता है। जॉनी चिल्लाता है, नीचे कूदो, और अगले ही पल वो हमलावर की कार उड़ा देता है।
थोड़ी देर बाद जॉनी पुलिस को कॉल करता है। जेम्स गुस्से में कहता है, तुमने मेरी कार उड़ा दी। जॉनी शांत होकर जवाब देता है, लेकिन तुम्हारी जान बच गई। रेनट उन्हें बताता है कि वे याकुजा के हिटमैन थे और अब खत्म हो चुके हैं। वो ये भी बताता है कि जॉनी अभी सस्पेंड है, वो एक्टिव पुलिस ऑफिसर नहीं है। जेम्स उसे फुटेज दे देता है और रेनट आखिरी बार चेतावनी देता है, अगर ऐसा फिर हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। बाद में नैनी बताती है कि वो ब्लूप्रिंट आइलैंड की ईस्ट साइड की एक प्रॉपर्टी का है। ये प्लान रॉबिचॉक्स नाम के बड़े डेवलपर ने बनवाया था। जेम्स बताता है वहाँ एक कसिनो बनने वाला है, लेकिन समस्या ये है यहाँ जुआ खेलना गैर कानूनी है। अगले दिन दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ एक लोकल कम्युनिटी रह रही होती है। जब जेम्स पूछता है कि जमीन किसकी है, तो लोग कहते हैं ये जमीन सबकी है। एक महिला बताती है कि वे यहाँ अपनी जमीन बचाने के लिए रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई इसे लेने आएगा। तभी जॉनी को पीका का कॉल आता है। पुलिस को एक नीली वैन मिली है और उसका ड्राइवर गवर्नर ऑफिस का एक छोटा कर्मचारी था। किसी ने सबूत मिटाने के लिए वैन और ड्राइवर दोनों को पानी में फेंक दिया। जॉनी पूरे आइलैंड की नीली वैन की लिस्ट देखता है और पीका से कहता है, हयाशी इंपोर्ट्स की जांच करो, क्योंकि लिस्ट में वही एक नाम है जो बाकी से अलग लग रहा है। सीन चेंज होता है। मार्कस रॉबिशॉक्स के घर पर एक बड़ा इवेंट चल रहा होता है। पीका पहले से वहाँ वेटर बनकर मौजूद है। कुछ देर बाद जॉनी और जेम्स भी वेटर के भेष में वहाँ पहुँचते हैं। पीका उन्हें देखकर कहता है, साथ मत घूमना, वरना लोग तुम्हें एक जैसे समझ लेंगे। जॉनी भीड़ में एक महिला को नोटिस करता है और कैजुअली उससे बात शुरू करता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि वो वॉल्टर को जानती थी और उसे ये भी नहीं पता कि वॉल्टर मर चुका है। वो बताती है कि उसने वॉल्टर को अपने पति पर नजर रखने के लिए हायर किया था और उसका पति मार्कस रॉबिशॉक्स ही है। उधर जेम्स एक जापानी आदमी से मिलता है जिसके कार्ड पर लिखा होता है हयाशी इंपोर्ट्स। जेम्स सीधा इशारा करता है कि उनकी एक नीली वैन गायब है। इसी बीच वो महिला मोनिका जॉनी को बताती है कि वो अपने पति से तलाक लेने वाली है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत सबूत नहीं है और बिना सबूत के ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मार्कस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जॉनी से कहती है, यहाँ बात करना सुरक्षित नहीं है, कल मुझसे मिलना। उधर जेम्स के पास वही जापानी आदमी इशारों में कहता है कि जो बिना देखे सड़क पार करता है उसका अंजाम क्या होता है। वो साफ तौर पर वॉल्टर की बात कर रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और कुछ ही देर में मार्कस के लोग जॉनी और जेम्स दोनों को पकड़कर मार्कस के सामने ले जाते हैं। वे बताते हैं कि ये दोनों वॉल्टर के बेटे हैं। मार्कस कहता है, मैंने वॉल्टर को पूरा पैसा दिया था, यहाँ तक कि बोनस भी। जॉनी पूछता है, तुमने उसे हायर किया था? मार्कस बताता है कि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने वॉल्टर से उसकी जासूसी करवाई। इस दौरान जॉनी टेबल पर रखे एक ग्रेनेड से खेलता रहता है और जेम्स नोटिस करता है कि वहाँ कटी हुई उंगलियां भी पड़ी हैं। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मार्कस अपनी पत्नी की फोटो देखता है और धीरे से कहता है, अब तुमने क्या कर दिया। कुछ देर बाद खबर आती है, मोनिका बिल्डिंग से गिरकर मर गई। जॉनी गुस्से में सीधे मार्कस के घर पहुंचता है और उसके गार्ड से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला पड़ जाता है। गार्ड्स उसे काबू में कर लेते हैं और गिराकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जॉनी चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुमने उसे और मेरे पिता दोनों को मारा है, लेकिन मार्कस शांति से अपने लोगों से कहता है, पुलिस को बुलाओ। जॉनी गिरफ्तार हो जाता है। तभी गवर्नर पीटर आता है और बताता है कि उसकी रिक्वेस्ट पर मार्कस ने केस वापस ले लिया है। वो जॉनी से कहता है, तुम्हारे पिता के अंदर एक अंधेरा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और वही अंधेरा तुम दोनों भाइयों में भी है, लेकिन तुम दोनों के पास एक चीज है जो उसके पास नहीं थी, एक दूसरे का साथ। जेल से बाहर आते ही जेम्स जॉनी पर भड़क जाता है, तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। जॉनी गुस्से में उस पर हमला कर देता है। शुरू में जेम्स सिर्फ बचता है, लेकिन जब जॉनी नहीं रुकता तो वो भी पलट कर मारता है। दोनों भाई आमने सामने लड़ते हैं जैसे दुश्मन हो। आखिर में जेम्स उसे जोर से गिराता है और पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है? जॉनी चिल्लाता है, कौन सा भाई अपने छोटे भाई को तब छोड़ देता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जेम्स कहता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, तुम जेल जाने वाले थे और सिंडिकेट तुम्हें मार देता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जॉनी कहता है, माँ के बाद मेरे पास सिर्फ तुम थे। यहीं दोनों के बीच की सारी पुरानी बातें बाहर आ जाती हैं। जेम्स मानता है उससे गलती हुई और वो माफी मांगता है। फिर वो पूछता है, तुम ये सब इतना आगे क्यों ले जा रहे हो? जॉनी कहता है, मैं अपनी माँ के कातिल को नहीं ढूंढ पाया और अब किसी ने मेरे पिता को भी मार दिया। इस बार हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। तभी जेम्स की पत्नी आकर दोनों पर गुस्सा करती है, ये सब क्या चल रहा है? उसी वक्त जॉनी को वैलेंटीना का कॉल आता है। वो बताती है कि उसे उसके घर पर हवाई से आया एक पैकेज मिला जिसके अंदर एक थंब ड्राइव है। जॉनी कहता है, उसे लेकर तुरंत हवाई आओ। पहले वो मना करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है। थोड़ी देर बाद जॉनी, पीका और जेम्स एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचते हैं।
जॉनी ड्राइव अपने हाथ में लेता है और जैसे ही वो उसे खोलते हैं जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि ये एक नॉर्मल ड्राइव नहीं है बल्कि एक कोल्ड वॉलेट की है। इसे खोलने के लिए 12 शब्दों की एक सीड फ्रेज चाहिए। जेम्स को तुरंत वॉल्टर का वो कागज याद आता है जो उसे पुलिस स्टेशन से मिला था। वो कागज निकालता है और उसमें वही 12 शब्द लिखे होते हैं। वे इसे इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि अचानक उन पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर लगातार गोलीबारी करता रहता है बिना ये सोचे कि आसपास और भी लोग हैं। तभी कुछ बाइकर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। चेस के दौरान उनकी गाड़ी कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है, लेकिन वैलेंटीना उसे रिवर्स में संभाल लेती है। जैसे ही वो ब्रेक लगाती है 2 बाइकर्स सीधे गाड़ी से टकरा जाते हैं। एक बाइकर्स गाड़ी के अंदर गिरता है। जेम्स उससे लड़ता है। जॉनी दूसरे बाइकर्स को बाहर ही रोकता है। वैलेंटीना किसी तरह गाड़ी को सीधा कर देती है। एक बाइकर्स गाड़ी के साइड में लटक जाता है। वो गाड़ी को बैरियर के पास ले जाकर उसे गिरा देती है। जेम्स दूसरे बाइकर्स को बाहर फेंक देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। जॉनी जल्दबाजी में आसमान की तरफ फायर करता है, जबकि जेम्स ध्यान से निशाना लगाकर गोली चलाता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और नीचे गिरने लगता है और सीधे उनकी गाड़ी की तरफ आता है। आखिरी पल में सब लोग किसी तरह बच निकलते हैं। इसके बाद पीका कोल्ड वॉलेट को एक्सेस कर लेता है। वैलेंटीना डेटा देखकर बताती है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है। करीब $12 मिलियन अलग अलग ऑफशोर अकाउंट से होकर एक ही अकाउंट में गए हैं और वो अकाउंट गवर्नर पीटर का है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। मार्कस को कसिनो बनाने के लिए जमीन चाहिए थी और उसे जुआ लीगल कराने के लिए गवर्नर की जरूरत थी, इसलिए उसने $12 मिलियन देकर उसे खरीद लिया। वॉल्टर को ये सब पता चल गया था, इसलिए उसे मार दिया गया। उधर नैनी पीटर को मार्कस के प्लान्स दिखाती है। पीटर कहता है कि वो इसे होने नहीं देगा, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। इसी बीच जॉनी और जेम्स घर लौटते हैं। जेम्स अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन घर में ही मिलता है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढता है। वे बाथरूम में छिपे हुए होते हैं। उसका बेटा बताता है कोई उनकी माँ को ले गया। तभी मार्कस का एक वीडियो आता है। उसमें नैनी और जेम्स की पत्नी दोनों उसके कब्जे में होती हैं। मार्कस साफ कहता है थंब ड्राइव दे दो और उन्हें जिंदा वापस ले जाओ। जॉनी और जेम्स बिना देर किए हथियार उठाते हैं और सीधे मार्कस के घर पहुंचते हैं। वे चुपचाप अंदर घुसते हैं और एक एक करके गार्ड्स को खत्म करते जाते हैं। जब गार्ड्स का ध्यान भटकता है उन्हें दूर से ही खत्म कर दिया जाता है। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ हो जाता है। अंदर मार्कस को शक होने लगता है क्योंकि बाहर के लोग जवाब नहीं दे रहे। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। एक गार्ड चेक करने जाता है और देखता है कि पूल लाशों से भरा है। तभी पीछे से जॉनी आता है और उसे खत्म कर देता है। मार्कस नाकामुरा और उसके याकुजा लोगों को भेजता है। जेम्स सीधे उन सब पर हमला करता है और एक एक करके उन्हें गिरा देता है। गुस्से में वो एक को हथौड़े से मारता रहता है। जॉनी उसे रोकता है, वो पहले ही मर चुका है। दोनों मिलकर नैनी और लैला को आजाद कर देते हैं। लैला जेम्स से कहती है तुम जाओ, जॉनी को तुम्हारी जरूरत है। उधर नाकामुरा और जेम्स के बीच लड़ाई होती है और जेम्स उसे खत्म कर देता है। इसी दौरान जॉनी मार्कस को भागने से पहले पकड़ लेता है। मार्कस उसे ताना मारता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। 1 साल में मेरा कैसीनो बन जाएगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। जॉनी कुछ नहीं कहता, बस उसके ग्रेनेड की पिन दिखाता है। अगले ही पल विस्फोट हो जाता है। जेम्स तुरंत पानी में कूदता है और जॉनी को ढूंढता है। कुछ पल बाद वो उसे ऊपर खींच लाता है। जॉनी जिंदा होता है। आखिर में गवर्नर पीटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।